सुबह के 6 बजे दादी ने जब मुझे ये कहकर उठाया कि उठो स्वर्णा, मेरे लिए चाय बनाओ, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं बिस्तर से उठकर दादी के लिए चाय बनाऊं। इतनी बड़ी हवेली की इकलौती बेटी होने के बावजूद भी सारे घर के काम मुझे ही करने पड़ते थे। मैं अपने पापा की बहुत लाडली बेटी थी, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बहुत मन्नत और मुरादों से भगवान से मांगा था। मेरे पापा ने मुझे अपनी जिंदगी में किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी। उनके पास दौलत की कमी नहीं थी। अगर वह चाहते तो दुनिया की हर चीज खरीद कर मेरे कदमों में लाकर रख देते, क्योंकि उनके लिए मेरी खुशियां इतनी ज्यादा मायने रखती थी। पर फिर भी ये सब होने के बावजूद भी हमारे घर में कोई नौकरानी नहीं थी जो मेरा ख्याल रख सके और मेरे हिस्से का काम कर सके। मैं हमेशा पापा से इस बात पर शिकायत करती रहती थी कि हमारे घर में कोई नौकरानी ला दे जो मेरे काम करने में मदद कर सके। मेरे कहने पर पापा मेरे लिए नौकरानी रख तो लेते थे, पर कोई भी नौकरानी कुछ दिन के लिए भी हमारे घर में रहती और भागकर चली जाती। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे घर में रहने वाली नौकरानियों को पापा से आखिर इतना डर क्यों लगता था, क्योंकि मेरे पापा तो उन नौकरानियों को उनकी मुंह बोली तनख्वाह देने के लिए भी तैयार हो जाते थे, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज्यादा अमीर थे। वो पूरे गांव के सरदार थे। उनके पास बहुत सारी जमीनें थी, शहर में काफी सारी फैक्ट्रियां थी जो उनके नाम पर थी और उनकी मलकियत थी। इस बार तो घर के कामों से मैं तंग आ चुकी थी, क्योंकि पापा इलेक्शन जीते थे और घर में काफी सारे मेहमानों का आना जाना होता था। इतने सारे मेहमानों का खाना पानी चाय बना बनाकर मैं थक चुकी थी और खुद पर जरा भी ध्यान नहीं दे पाती थी, जिसकी वजह से मेरा बहुत ही बुरा हाल हो गया था। 18 साल की लड़की होने के बावजूद मैं उम्र में बड़ी लगने लगी थी, क्योंकि घर के कामों से थक हार कर मैं रात को जब बिस्तर पर लेटती तो फौरन ही नींद आ जाती और सुबह उठते ही घर में कोई ना कोई मेहमान मेरे उठने से पहले घर पर मौजूद होता और मैं उठते ही जिसकी आवभगत में लग जाती। मैं इतनी ज्यादा बिजी हो जाती कि खुद को समय ही नहीं दे पाती थी। मेरे पापा हमारे गांव के जमींदार थे और सरदार भी, और सभी गांव के लोग उनसे बहुत ज्यादा डरते थे। इसी वजह से कोई भी मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि उनको मेरे पापा से काफी ज्यादा डर होता था कि सरदार की बेटी है, कहीं हमारी कोई बात अच्छी न लगी तो सरदार जी से हमारी कोई शिकायत न लगा दे। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली थी, वो मेरे घर के बगल में ही रहती थी। हम लोग दोनों छत पर बैठकर बातें भी करते थे। एक दिन मैं जब छत पर गई तो मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि तुम इतने काम क्यों करती हो जिनकी वजह से तुम थक जाती हो, और तुम्हारी इतनी बड़ी हवेली है, तुम्हारे पापा के पास इतना पैसा है, तुम्हारे पास तो एक नहीं बल्कि 10-10 नौकरानियां होनी चाहिए। इतनी बड़ी हवेली की इकलौती वारिस होने के बावजूद भी तुम्हारे पास कोई नौकरानी नहीं है। वो मुझसे कहती कि अगर तुम्हारे पापा किसी को नौकर के तौर पर रख ले तो उनका ये एहसान कोई पूरी जिंदगी भर उतार नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम्हारी हवेली में नौकरी मिल जाए तो फिर हर रोज ही उसकी ईद हो जाएगी। मैंने अपनी सहेली से कहा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे घर में कोई भी नौकरानी 2 दिन से ज्यादा रुकती ही नहीं है। जो भी गांव की लड़की को नौकरानी के तौर पर रखती हूँ कुछ ही दिनों में भाग जाती है। मेरी सहेली ने मुझे कहा, तुम्हारी नौकरानी को भागने की क्या जरूरत है, कोई तो वजह हो सकती है, क्योंकि गांव की इतनी गरीब लड़कियां जिनको नौकरी की सख्त जरूरत है आखिर तुम्हारी हवेली से भागती ही क्यों है, आखिर कोई तो वजह हो सकती है उनके भागने की। इस तरह उसके कहने पर मैंने भी इस बात पर गौर करना शुरू कर दिया और अगले ही दिन मैंने दादी से ये कहकर गांव की एक औरत को अपनी हवेली पर बुला लिया, जिसको मैंने अपनी हवेली पर नौकरी करने के लिए कहा। पहले तो वो खुशी खुशी काम करने पर राजी हो गई और मेरी सारी हवेली के काम बहुत अच्छे तरीके से करने लगी। उस नौकरानी के आने के बाद मुझे सुकून मिल गया था। मुझे ना दादी की चाय के लिए सवेरे उठना पड़ रहा था और ना ही मेहमानों की देखभाल के लिए कोई टेंशन लेनी पड़ती थी। पूरी हवेली को चमका दमका कर वह नौकरानी बहुत अच्छे से साफ कर देती थी। मैं तो नौकरानी को दुआएं देती थी, जिसने मुझ पर से काम का बोझ हल्का कर दिया था। उस नौकरानी के आने के बाद मैं हर रोज घंटों बैठकर अपनी सहेली से बातें कर लिया करती थी। अब तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि नौकरानी के आने के बाद मुझे घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। मुझ पर जिम्मेदारी थी तो सिर्फ मेरे पापा की, क्योंकि पापा को खाना और उनका चाय मैं ही दिया करती थी, क्योंकि नौकरानी के हाथ से खाना लेना वो पसंद नहीं करते थे। इसलिए मैं इस बात का खास ख्याल रखती थी कि कोई भी नौकरानी पापा के करीब ना जाए, क्योंकि अक्सर पापा नौकरानी पर गुस्सा कर जाते थे।
और वो नौकरानी फिर से भाग जाती थी। क्योंकि पापा थोड़े सख्त मिजाज के थे, इसलिए मैं नौकरानी को अक्सर मना कर देती थी कि गलती से भी पापा के कमरे के करीब भी ना जाना और जहाँ पर वह बैठे हो वहाँ करीब से भी मत गुजरना। एक दिन जब मैं अपनी सहेली से बातें कर रही थी, तभी पापा के रात के खाने का वक्त हो गया। पापा ने शायद मुझे काफी आवाजें भी दी, पर मैंने नहीं सुनी क्योंकि मैं अपनी बातों में लगी थी। नौकरानी पापा के पास खाना लेकर गई, तभी दादी ने मुझे सीढ़ियों से खड़े होकर आवाज लगाई, स्वर्णा जल्दी से नीचे आओ, तुम्हारे पापा खाना मांग रहे हैं। और नौकरानी उनके पास खाना लेकर जा रही है, तुम अभी आकर अपने पापा का थोड़ा ख्याल कर लो। जैसे ही दादी की आवाज मेरे कानों पर पड़ी, मेरी तो जान ही निकल गई। मैं फौरन नीचे भागती हुई आई और पापा के कमरे में दाखिल होने वाली थी। तभी नौकरानी कमरे से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दी, जो बहुत ही ज्यादा रो रही थी और मेरे पापा से नौकरानी कह रही थी कि तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो जैसा तुमने मेरे साथ किया है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। आखिर नौकरानी के साथ पापा ने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया जो पापा को इतनी बद्दुआएं दे रही थी। नौकरानी के रोने से ऐसा लग रहा था जैसे इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई हो और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रही हो। वो जिस तरह से रो रही थी, मुझे उस पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था। वह मेरे पापा को बहुत ज्यादा बद्दुआएं दे रही थी। मैंने उसको चुप करवाने की बहुत कोशिश की, पर उसने मेरे हाथ को झटक दिया और मुझे कहा कि आप लोगों के घर में किसी को आना ही नहीं चाहिए। तुम इतने जालिम बाप की बेटी हो, जरूर तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारे बाप ने मेरे साथ किया है। भगवान तुम लोगों को कभी नहीं बख्शेगा। उसके बद्दुआएं से मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैं जैसे ही पापा के कमरे में गई तो पापा भी बहुत गुस्से में खड़े हुए थे। मैंने जब उनसे पूछा तो वह थोड़े शर्मिंदा होने लगे। मेरे दिल में अब लाखों सवाल पैदा हो रहे थे कि आखिर पापा ने नौकरानी के साथ ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से वो इतना रो रही थी और मुझे इतनी बद्दुआएं दे रही थी। मैंने अक्सर सारी नौकरानी को पापा के कमरे से ही चिढ़ता और गुस्सा होते हुए निकलते देखा था, जिसकी वजह से सारी नौकरानी हमारे घर को छोड़कर चली जाती थी। और आज नौकरानी को जब मैंने अपनी आंखों से इतना रोता और बद्दुआएं देते हुए देखा तो पापा के लिए मेरे दिल में शक पैदा होने लगा कि सारी नौकरानी के भाग जाने की वजह पापा ही है। पर बात क्या हो सकती है? मैं पापा से इस बारे में कोई भी सवाल न कर पाई, पर दिल ही दिल में बहुत ज्यादा परेशान होने लगी। दादी पर भी एक चुप्पी सी छा गई थी, वह भी पापा से कोई सवाल नहीं कर रही थी। तो आखिर मैं छोटी होकर कैसे कोई सवाल कर सकती थी? दादी अपने कमरे में जाकर बैठ गई और उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उनको रोता हुआ देखकर मैं और ज्यादा परेशान हो गई। अब तो मुझे भी और ज्यादा डर लगने लगा था कि पापा से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि पापा एक ऐसी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। मुझे अपने पापा को पापा कहने में भी शर्म आ रही थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे पापा ऐसे भी हो सकते हैं। दादी को रोता हुआ देखकर मैंने दादी से उनके रोने की वजह पूछी और ये भी साथ साथ पूछा कि दादी, पापा ने आखिर ऐसा क्या किया नौकरानी के साथ जो वो मुझे बद्दुआएं देती हुई चली गई। दादी को मैंने जब कहा कि पापा ने बहुत गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो दादी समझ चुकी थी कि मेरे दिमाग में पापा को लेकर क्या बात चल रही है। क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, अपने पापा के किए हुए गुनाह पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। मैं बाहर तो नहीं पर अंदर ही अंदर बहुत रो रही थी। दादी ने मुझे समझाते हुए कहा कि ना स्वर्णा, तुम मेरे बेटे को बहुत गलत समझ रही हो। मेरा बेटा ऐसी वैसी कोई भी हरकत नहीं कर सकता जिसकी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े, उसको अपना बाप कहने में शर्मिंदगी उठानी पड़े। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा यकीन है, मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता। दादी की बात पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था, पर फिर भी मजबूरन मुझे उनकी बात पर यकीन करना पड़ा, क्योंकि वह मेरी दादी नहीं बल्कि मेरी माँ भी थी। उन्होंने बचपन से ही मुझे पाला था। मैंने अपनी माँ को कभी देखा नहीं था, मैंने माँ की जगह दादी को ही पाया था। दादी ने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे कभी भी अपनी सगी माँ की कोई कमी महसूस नहीं हुई। इसलिए मैंने उनकी हर बात आंखें बंद करके यकीन कर लिया करती थी। उनको अपने बुढ़ापे में भी सिर्फ मेरी ही फिक्र लगी रहती थी। लेकिन पापा की इस हरकत की वजह से मैं अब परेशान रहने लगी थी। इतनी ज्यादा टेंशन करने की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मैं ना ठीक से खाना खा पाती थी और ना ही सही तरीके से सो पाती थी। पापा की इस हरकत के कारण हवेली बिखर कर रह गई थी। न ठीक से वक्त पर खाना बन पाता था और न ही हवेली की कोई साफ सफाई करता था।
क्योंकि हवेली में कोई भी नौकरानी नहीं थी, काम करने वाली सिर्फ मैं ही थी और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब मुझसे कोई भी काम नहीं हो पाता था। दादी से जितना हो सकता था वो थोड़ा बहुत खाना बना देती थी, पर पापा को उनके हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वह हमेशा अच्छे से अच्छा खाना खाना ही पसंद करते थे। पापा ने मुझे शहर में ले जाकर काफी डॉक्टरों को भी दिखाया था, पर डॉक्टर के पास तो मेरी परेशानी की दवा थी ही नहीं, क्योंकि मेरी परेशानी तो पापा की गलती की वजह से थी। तो भला डॉक्टर इसका क्या कर सकते थे? जब दादी ने मुझे इतना ज्यादा बीमार परेशान देखा तो वह खुद ही बीमार पड़ने लगी। अब हम दोनों का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए दादी ने गांव से हम दोनों का ख्याल रखने के लिए एक लड़की को बुला लिया था, क्योंकि हम दोनों को तो कोई भी वक्त पर दवा खिलाने वाला भी नहीं था। अब जो लड़की नौकर के तौर पर हमारे घर आई थी, उसको मैं अपने कमरे से बाहर जाने नहीं देती थी। मैं उसका खास ख्याल रखती थी, क्योंकि अब मुझे पापा से बहुत ज्यादा डर लगता था कि पापा कहीं नौकरानी के साथ कोई गलत हरकत ना कर दे और ये भी हमारे हाथों से न निकल जाए, क्योंकि मैं अब उस नौकरानी को खोना नहीं चाहती थी। उस नौकरानी के बाद हम दोनों, दादी और मैं, काफी ठीक होने लगे थे, क्योंकि ये हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखती थी। ये जवान लड़की थी, उसको खाना बनाने का भी काफी शौक था। वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, इसलिए वो बहुत अच्छा खाना बनाकर हम दोनों को खिलाती थी। वो मेरी ही हम उम्र थी, इसलिए मुझे उसके साथ बहुत ज्यादा मजा आता था। वो थी तो मेरी नौकरानी, पर बिल्कुल मेरी दोस्त बन गई थी। मैं उसको रात को भी अपने कमरे में ही सुलाती थी, उसको खुद से दूर बिल्कुल नहीं करती थी। आज मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो मैंने अपनी नौकरानी को अपने लिए चाय बनाने को कहा। उसने मेरे लिए तुरंत बढ़िया सी चाय बनाकर लाई। मैं अभी चाय पीने ही लगी थी कि मेरी नौकरानी ने मुझे कहा कि दादी माँ बड़े साहब के लिए चाय बना रही थी। तो मैंने उनको चाय बनाने से रोका और ये कहा कि मैं स्वर्णा जी के लिए चाय बना रही हूँ, तो मैं बड़े साहब के लिए भी चाय बना देती हूँ। आप तकलीफ ना करें और आराम से जाकर अपने कमरे में बैठे। अब आप चाय पिए, मैं बड़े साहब को चाय देकर आती हूँ। मैंने नौकरानी को रोक दिया कि तुम्हें पापा के कमरे में जाने की जरूरत नहीं है, तुम पापा की चाय मुझे दे दो। मैं पापा को चाय देकर आती हूँ, पर तुम अपनी चादर मुझे दे दो। मैं तुम्हारी चादर पहनकर ही पापा के कमरे में जाऊंगी। मैंने दिल ही दिल में यही सोचा था कि आज ये बात मैं मालूम करके ही रहूंगी कि आखिर नौकरानियों के साथ पापा क्या करते हैं। अगर नौकरानी की चादर ओढ़कर जाऊंगी तो पापा को पता भी नहीं चलेगा कि नौकरानी की जगह मैं आई हूँ। मैं चाय लेकर सीधा पापा के कमरे में चली गई। जैसे ही मैंने पापा के सामने चाय पेश की तो चाय की प्याली हिलने की वजह से बिस्तर पर थोड़ी सी चाय गिर गई, और सिर्फ इस बात की वजह से पापा इतने ज्यादा गुस्से में हो गए कि उन्होंने चाय का कप उठाकर सीधी चाय मेरे हाथों पर फेंक दी। मुझे धक्का देकर कहने लगी कि निकल जाओ मेरे कमरे से, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की। मेरे सारे हाथ जल गए और मैं चिल्ला उठी। जैसे ही पापा ने देखा कि नौकरानी की चादर पहनकर मैं आई हूँ, क्योंकि उनको मेरे चिल्लाने की आवाज आ गई और उन्होंने मुझे देख लिया। मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे जला दिया पापा। पापा ने मुझे कहा कि मैंने नहीं सोचा था नौकरानी की चादर में तुम हो सकती हो। मैंने तुम्हें नौकरानी ही समझा था, इसलिए मैंने चाय फेंक दी। पर मैंने पापा से कहा कि आपको नौकरानी पर चाय फेंकने की क्या जरूरत थी, आप हमेशा ही नौकरानियों को तकलीफ देते हैं। पापा ने मुझे कहा कि मुझे नौकरानियों से सख्त नफरत है। मेरे कमरे में नौकरानी को किसने भेजा था? मैंने पापा से इस नफरत की वजह पूछी कि आखिर आप नौकरानियों के साथ इस तरह क्यों करते हो। फिर पापा ने मुझे कहा कि इन नौकरानियों की वजह से ही मेरी प्यारी बीवी मुझसे छीन गई थी। मुझे पापा की ये बात समझ में नहीं आई। फिर मेरे चिल्लाने की आवाज पर दादी भी कमरे में आ गई, तो दादी मुझे कहने लगी कि बेटा अपने पापा को परेशान मत करो, वो पहले ही बहुत परेशानी में आ गए हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। दादी मुझे अपने कमरे में ले गई और मेरे जले हुए हाथों पर अपनी मरहम लगा दी। दादी से जब मैंने सवाल किया कि दादी मुझे बताएं मेरी माँ नौकरानियों की वजह से कैसे मरी थी, तो दादी ने कहा जब तुम अपनी माँ के पेट में थी और तुम्हारी माँ को बच्चा पैदा होने की तकलीफ होनी शुरू हो गई, मैं और तुम्हारे पापा घर पर नहीं थे, हम दोनों शहर से बाहर गए हुए थे किसी काम की वजह से, और घर पर तुम्हारी माँ के साथ सिर्फ नौकरानियां ही थी। जब तुम्हारी माँ की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई तो नौकरानी दवाई लेने के लिए गांव चली गई। उसने अपनी लापरवाही की वजह से काफी देर लगा दी। हवेली से निकलने का मौका पाते ही वह अपने घर किसी काम के लिए चली गई और वहां पर काफी देर लगा दी। अपना काम पूरा करके वह दवाई लेकर जब हवेली पहुंची
तब तक तुम्हारी माँ ने हिम्मत करके तुम्हें जन्म दे दिया, पर वह खुद इस दुनिया से चली गई। ये बात बाकी सारी नौकरानियों के जरिए तुम्हारे पापा और मुझे मालूम हुई। तब से तुम्हारे पापा ने सारी नौकरानियों को घर से निकाल दिया और वह नौकरानियों को अपना दुश्मन समझते हैं और उन पर जुल्म करते हैं। वो यही समझते हैं कि नौकरानी की वजह से ही उनकी बीवी उनसे छीन गई, क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। पर मैंने दादी को समझाते हुए कहा कि इसमें बाकी नौकरानियों की भी गलती नहीं है। एक इंसान की लापरवाही की वजह से हम बाकी इंसानों को सजा नहीं दे सकते। पापा इस बात को आखिर क्यों नहीं समझते? ये सारी बात पापा दरवाजे पर खड़े सुन रहे थे। तो पापा ने मुझे कहा कि अगर वह नौकरानी उस दिन लापरवाही न करती और जल्दी से दवाई लेकर आती तो शायद आज तुम्हारी माँ जिंदा होती। तो मैं कैसे नौकरानियों को माफ करूं? मैंने पापा को समझाया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी किस्मत में शायद मम्मी का प्यार ही इतना लिखा था और वो इस दुनिया से चली गई। आप इस तरह अगर बाकी नौकरानियों पर जुल्म करते रहेंगे तो उनके वजह से शायद मैं भी आपसे दूर हो जाऊं, क्योंकि आपने सुना था ना, उस दिन आपके कमरे से निकलने वाली नौकरानी ने मुझे कितनी बद्दुआएं दी थी। मुझे किसी की भी बद्दुआ लग सकती है, और अगर मैं भी आपसे अलग हो जाऊं या मुझे कुछ हो जाए तो आप क्या करेंगे बाबा? बाबा ने मुझे गले लगाते हुए कहा कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं खोना चाहता हूँ। सारी दुनिया में तुम ही हो मेरी अपनी, बाकी मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है। तुम्हारी माँ के जाने का दुख भी आज तक नहीं भूल पाया। अब मैं तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता। मैंने पापा से वादा लिया कि आज के बाद आप किसी भी नौकरानियों पर जुल्म नहीं करेंगे। तो पापा ने कहा कि पता नहीं मुझे किसी भी नौकरानी को देखकर क्या हो जाता है। जैसे ही मैं किसी नौकरानी को देखता हूँ तो मुझे वही नौकरानी याद आ जाती है जिसकी वजह से तुम्हारी माँ मुझसे दूर चली गई। मैंने पापा को कहा कि मैं आपका दुख समझ सकती हूँ और इस पर बाकी नौकरानियों का कोई कसूर नहीं है। आप इस बात को भूल जाएं और आज के बाद किसी भी नौकरानी पर कोई जुल्म ना करें। पापा ने मुझसे वादा किया कि ठीक है, आज के बाद मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे या किसी के दिल से बददुआ निकले, क्योंकि पापा के चाय फेंकने की वजह से मेरे जो हाथ जले थे बाबा तो वह भी नहीं देख पा रहे थे। मेरा जख्म देखने के बाद पापा की आंखों से आंसू बह रहे थे। पापा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो तो अपनी गलती पर काफी पछता रहे थे। पापा ने मुझसे वादा किया कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी की भी बद्दुआ लेकर तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरी जिंदगी का तुम एकमात्र सहारा हो, तुम ही हो। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।